नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र गहवई और आप देख रहे हैं का हाल है में आज हम चर्चा करेंगे अरपा नदी पर बिलासपुर की जीवनदायिनी है और इसकी जो हालत है उसको लेकर लगातार आंदोलन चलते हैं। बड़े बड़े वादे किए जाते हैं सरकार द्वारा, निगम प्रशासन द्वारा, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट द्वारा कई यहाँ पर काम चलाया जा रहा है, लेकिन बावजूद उसके अरपा जस की तस है और इसको लेकर के कई सामाजिक संगठन आगे आए हैं। किस तरह से इसका स्वरूप था और अब कैसा है, इस बारे में पूरी बातचीत करेंगे। भाई साहब, बताइए कि अरपा को लेकर आपकी लड़ाई चल रही है, किस बात को लेकर के आप आगे जा रहे हैं और अब तक किस तरह का डायरेक्शन मिला, क्या काम हुआ यहाँ? अरपा में पे जिस तरह से आपने बताया कि पुराने ज़माने में जो पचरी घाट है जहाँ पे बैराज बना हुआ है वहाँ पे नाव चला करता था। हम भी जब बचपन में यहाँ स्कूल, हमारी नदी के किनारे ही जो स्कूल है उसमें पढ़ाई लिखाई हुई है, तो जब हम नदी क्रॉस करते थे तो बीच में गड्ढा करने से मुश्किल से आधे फीट में पानी आ जाता था। इसका कारण था कि रेत पर्याप्त मात्रा में थी और भूमिगत जल स्तर को वो बनाए रखने में सहायक होता था। साथ ही रेत उत्खनन बेतहाशा हुआ है, उसके बाद इसका कटाव हुआ है नदी का, जिसके कारण से नदी चौड़ी हो गई है। अब पानी तेज़ी से, चूँकि ये पहाड़ी नदी है तो वहाँ से तेज़ी से बहते हुए ये ठाकुर चौक पास दो मुहानी के पास जा करके शिवनाथ में मिल जाती है। नदी का जो पानी है वो शहर में रुकना चाहिए, जिसके लिए रेत बहुत आवश्यक है। रेत उत्खनन होना बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। इसके लिए हमने PIL लगाया है, मूल रूप में लाने के लिए अरपा मैया को हमने PIL में लगाया है। यहाँ पे आप देखेंगे कचरा जो है वो भी डंपिंग यहाँ पे लोग करते हैं। आप ये जो पानी रुका हुआ है ये अरपा मैया का नेचुरल पानी नहीं है, प्राकृतिक पानी नहीं है। ये जो पानी और 70 से 90 नालों का है जो सीधे बिना ट्रीटमेंट के अरपा मैया में प्रवाहित किया जा रहा है। अब आप देखेंगे कि जितने बैराज बने हुए हैं उन बैराज में ये पानी इकट्ठा होगा। इकट्ठा होने के बाद जलकुंभी होगी, क्योंकि वहाँ पे गाद भी होगा और उससे पानी जब सड़ेगा तो लार्वा पैदा होगा। लार्वा होने से डेंगू, मलेरिया, स्वाइन फ्लू जैसे बहुत सारे बीमारियाँ यहाँ पे आप लोगों को परोसने की तैयारी कर रहे हैं एक प्रकार से। तो शासन से यही गुहार है, जो हम बार बार, आपने जो लड़ाई वाली बात की, तो लड़ाई विचारधारा की है, मनोबल को बढ़ाने की है कि शासन अगर अपने पूरे मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से भी अगर नदी के प्रति वो समर्पित होकर के सोचेंगे तो ये जो पानी है वो इसमें नहीं आना चाहिए। आफ्टर ट्रीटमेंट आप डालें, जैसे हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है। STP का जहां निर्माण हुआ है वहां के बगल से एक नाले का निर्माण होना चाहिए। STP में ट्रीटमेंट होने के बाद फिर अरपा मैया में प्रवाहित हो। तो ये बैराज जो है वो सीधे सीधे अभी आपको और हमको, पूरे बिलासपुर वासियों को सिर्फ बीमारी परोसने का काम होगा। ये सुंदरता बनाने के लिए कि रिवर व्यू चौपाटी या फिर बहुत सारा यहाँ पे मैकडॉवेल्स है या मल्टीनेशनल कंपनीज की जो दुकानें खोल देने से सुंदरता आने से नहीं बनेगी। यहाँ पे हमको आवश्यकता है अरपा मैया की स्वास्थ्य में सुधार हो, लोग तो ऑटोमेटिक लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। अभी आपको मैं बताना चाहूँगा कि बिल्हा के पास 700 फीट में भी पानी नहीं आ रहा है। अभी मैं 2-3 दिन पहले ही न्यूज़पेपर में पढ़ा हूँ, आप ही लोगों के माध्यम से पता चला है। इसका मुख्य कारण ये है कि जितनी भी नदियाँ हैं वो नदी जो है जो हमारे जो जल है उसका सबसे बड़ा स्रोत होता है। आपको नहीं दिखेगा कि उसमें जल है, परंतु वो स्रोत वही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी को कंजप्शन करके, संधारित करके रखने वाला कुआं, तालाब और नदी है। तो आज के डेट में तालाब है नहीं, कुएं सारे पट गए हैं, सिर्फ नदियां अपनी अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। जितना भी स्रोत है वो सिर्फ नदी पे ही है। तो आप उस नदी को भी ख़त्म करना चाहेंगे तो 700 नहीं 7000 फीट भी आप खोदेंगे तो आपको भविष्य में पानी नहीं मिलेगा। बिल्कुल, पानी को लेकर के जिस तरह चिंता जताई जाती है, नदियों का स्वरूप बदल रहा है और नदी जिस रूप में आप देख रहे होंगे, कहा जाता है कि कभी 10 फीट में यहाँ पर पानी आ जाता था, हाथ से आप पानी निकाल लेते थे और पी सकते थे। पर धीरे धीरे अरपा में खनन हुआ और उसके बाद पानी रसातल में अब है। किस तरह से अरपा का शुरू में स्वरूप था और अब कैसा दिखाई दे रहा है, कैसा होना चाहिए अरपा नदी को? मैं बचपन से देखा हूँ, श्याम भैया बताया कि मुश्किल से 1 फीट में खोदते थे हम लोग और पानी पी के वहाँ पे हम लोग रख देते थे बबूल का कांटा, पीने के लिए अलग और नृत्य के लिए अलग, ऐसा ढंग से ऐसा रहता था यहाँ पे। अब वो दिख नहीं रहा है। मेरे को बहुत दुख लगा जब अमृत मिशन योजना के लिए हमको बिलासपुर से बाहर से
पाइपलाइन बिछा के पानी लाने की योजना बनी। रेत उत्खनन के बाद धीरे धीरे प्राय गायब भी हो गया है। अब हमको बाहर से पानी लाना पड़ रहा है, परंतु वहाँ भी कब तक आएगा पानी? अगर वहाँ जल स्रोत वहाँ भी तो गायब हो गया एक समय के बाद, आने वाले 10 साल 20 साल 25 साल बाद भी वहाँ की भी नदी सूखेगी, क्योंकि वहाँ पर भी जो नदी का प्रवाह है वहाँ से रेत उत्खनन हो रहा है। लगातार पत्रकार बंधुओं के आवाज़ उठाने से पेपर में पढ़ते हैं कि बाकी जगह की जो नदियां हैं वहाँ से रेत उत्खनन प्रारंभ हो गया, वहाँ भी अब मिट्टी आना शुरू हो गया है। तो जब सब जगह ये स्थिति आएगी, प्रशासन को एक प्रयास करना चाहिए कि एक जहाँ पर रहायशी इलाका है वहाँ से कम 1-1.5 किलोमीटर तक रेत का उत्खनन एकदम स्ट्रिक्टली। मुझे याद है एक वर्तमान कलेक्टर महोदय थे, पुराने पुल से 200 मीटर तक के लिए एकदम प्रतिबंध लगा कर रखे थे, परंतु प्रतिबंध दिन में होता है, रात के लिए नहीं। रात में लोग आके पूरी चोरी करके ले जाते थे, हम लोग देखे भी हैं, पर उससे हम लोग उम्र कम था, कर क्या सकते थे। समय गया गुजरा, अब हमारे पास वो बात आई तो हम लोग प्रयास किए हैं, परंतु बार बार संज्ञान लेने के बावजूद भी हमारे ही बीच के लोग हैं, उनको समझना चाहिए कि कम से कम रिहायशी इलाके के आसपास रेती का उत्खनन कम करें या नहीं बराबर करें या मत करें, जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए हम पानी बचा सकें। तो यही मेरा रहेगा कि थोड़ा से कानून कठोरता से लागू करे कि सिर्फ जब्ती नामा से नहीं हो, इनको कोई एक ऐसा कानून बनाए जिसमें प्रावधान हो सश्रम कारावास का, या कुछ ऐसा हो कि जो गंदगी फैला रहे हैं उनको 2 दिन का 3 दिन का ऐसा कुछ सामाजिक स्वच्छता अभियान में जुड़ाएं, या कहीं पे ऐसा एक प्रावधान हो तो लोगों में जागृति आएगी, तब कहीं जाकर हमारे पूरे देश की, मैं बात छत्तीसगढ़ की नहीं कर, हर पूरे देश में हर जगह की नदियों का यही हाल है, तो कुछ सुधार होगा। सेंट्रल से कानून बने, स्टेट का कानून बने, तब जाके कुछ हो सकता है नदी के उत्खनन बचाव के लिए। ये एक निवेदन है और आग्रह है। नदी के बचाव के लिए ज़रूरी कदम ये है कि कुछ कानून बनाया जाए। क्या हर चीज़ को कानून बना के ठीक किया जाएगा? सामाजिक जागरूकता, या जैसा सरकारें कहती हैं कि अलग अलग जगह पे स्टॉप डैम बनाया गया है और पानी को रोक करके पानी के जो जल स्तर है उसको बढ़ाने के लिए ये कोशिश की जा रही है, क्या ये जो सरकार की कोशिशें हैं ये नाकाफ़ी हैं? जिस तरह से कहा जा रहा है कि कानून बनाना ज़रूरी है, क्या लगता है आपको? जय अर्पा भैया, मैंने सुनकारा में भी कहा था कि ये स्मार्ट सिटी है, तो लोगों को भी स्मार्ट बनना पड़ेगा, स्मार्ट नागरिक की आवश्यकता है। तो सरकार के प्रयासों के साथ साथ हमको नागरिकों के प्रयास करना चाहिए, लोगों को जागरूकता लाना चाहिए। हम अपने घर का कचरा निकाल के बाहर फेंक देते हैं, ये नहीं सोचते कि ये नदी भी हमारी है, ये भी हमारे घर का ही एक हिस्सा है। तो इसके प्रति हम लोग जागरूकता लाना चाहिए, और सरकार को भी जो हाई कोर्ट का निर्देश है उसके अनुसार काम करना चाहिए। पानी जो गंदे पानी जो यहाँ हम लोग रिवर में खड़े हैं, यहाँ से पानी एकदम गंदा दिख रहा है और प्लस बदबू आ रही है। तो सरकार को चाहिए कि हाई कोर्ट के निर्देशानुसार ट्रीटमेंट करके साफ लेकिन सरकार कहती है कि अलग अलग जगह पे स्टॉप डैम बनाए गए, जैसे कि 2 अभी बैराज यहाँ से दिखाई देते हैं, ये दोनों बैराज बनाए गए। इसका उद्देश्य ये है कि यहाँ पे 12 महीने पानी रहे, उस पानी को उपयोग करने लायक बनाया जा सके, और वो जब यहाँ का जल स्तर है उसको मेंटेन किया जा सके। इसी उद्देश्य को लेकर के पहले भी बैराज यहाँ बने, ये दोनों जो बैराज बने इसी उद्देश्य को लेकर के बने हैं, ऐसा सरकार का कहना है। नहीं, बैराज से ना साफ पानी इकट्ठा नहीं हो रहा है, गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है। ये जो पानी है इसमें बहुत ज़्यादा मलित हुआ है, और जब ये इकट्ठा होगा ना तो इसमें जलकुंभी होगा, अनाक्सी श्वसन और आक्सी श्वसन होगा, जिससे और दुर्गंध फैलेगा। तो ये प्राय थ्योरी में भले वो दिख रहा है, पर जो प्रैक्टिकल इसका स्तर है, पानी साफ नहीं है तो इसको जमा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत ज़्यादा दुर्गंध पैदा होगी, मच्छर पैदा होंगे, जिससे और बीमारियाँ फैली होंगी। बिल्कुल, जो बैराज बन रहे हैं उसमें जब तक साफ पानी नहीं आएगा तब तक ये बैराज का उद्देश्य जो है वो पूरा नहीं होगा, ऐसा करें। जो बैराज बनाए गए, ये कहा गया कि सरकार ये कहती है कि ये पानी यहाँ इकट्ठा होगा, बिलासपुर का जल स्तर बनेगा और साथ ही 12 महीने अरपा में पानी रहेगी, उस उद्देश्य को लेकर बनाया गया। क्या ये उद्देश्य पूरा होता दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं, पानी रुक रहा है, परंतु पानी पूरे सीवरेज का पानी है, विदाउट ट्रीटमेंट एज इट इज़। जैसे आपके घर के लेट बाथ का पानी निकल रहा है, वो नाले के थ्रू सभी के घर का इकट्ठा होकर के एक बड़े नाले के रूप में परिवर्तित हो चुका है। माननीय हाई कोर्ट ने संज्ञान में लेते हुए PIL जो लगा हुआ है अर्पा अर्पण महाअभियान और बहुत सारे संगठनों का, उस पर उन्होंने संज्ञान पे लेते हुए कहा है कि आप STP के थ्रू उसको ट्रीटमेंट करके 60% तक प्योर करके आप उसको नदी में प्रवाहित कर सकते हैं। अब गवई जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये सारा पानी जो है वो नाले का है,
सीवरेज का है, ये यहाँ पे गंदगी पसारी, पूरी अरपा मैया एक गंदे नाली में परिवर्तित हो गई है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अरपा नदी में पानी इसलिए नहीं आ रहा है कि इसके ऊपर डैम बनते गए और धीरे करके ऊपर से जहाँ से अरपा निकलती है पेंड्रा से, वहाँ से जब अरपा नदी जिन नालों के थ्रू पानी आता था, पेड़ पौधे थे, उसकी भी कटाई हो रही है, वो भी एक वजह है। बिल्कुल एक वजह है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि 12 नदी नहीं है, और सबको ये कन्फ्यूज़न भी दूर करना चाहूँगा कि ये अंतः सलीला भी नहीं है। अंतः सलीला वो होता है जब ग्लेशियर में नीचे पानी प्रवाहित होता है और ऊपर बर्फ जमा होता है। इसको अंतः सलीला इसलिए कहा गया क्योंकि रेत का बहुत बड़ा अंबार था यहाँ पे, तो वो पानी को देर तक रजिस्ट करके रखता था। लोग खोदते थे तो नीचे पानी मिलता था, तो लोग बोलते हैं कि अंतः सलीला है, पर ऐसा नहीं है। पानी को ज़्यादा दिनों तक वो संधारित करके रखती थी। आपका कहना बिल्कुल सही है। अब मैं बताना चाहूँगा आपको कि जिस तरह से आपने कहा कि ये पानी कैसे बहाएंगे, इसमें चेक डैम बना करके पानी रोकना ये नहीं है। हर नदी की एक अस्तित्व होता है, एक अपना उसका प्रकृति होता है। ये नदी 12 मासी वाली नदी नहीं है, ये नदी सिर्फ बरसाती नदी है, जिसको साइंटिस्ट कोई गैम्बियन थे उन्होंने पेटेंट करा लिया। पर ये हमारे यहाँ के पूर्वजों ने, साधु संतों ने, और अनपढ़ जो बाड़ी लगाते हैं वो भी यूज़ करते हैं। आप झीरिया सुने होंगे, वही झीरिया जो बड़े पत्थर, छोटे पत्थर इस तरह से रख के पानी के बहाव को बनाए रखता था, और काफ़ी दिनों तक वो बहाव रहता था, और साथ में पानी जितने बार वो झीरिया से गुजरता था उतने बार वो पवित्र होते जाता था, शुद्ध होते जाता था, और उसका उपयोग पीने के लिए भी लोग करते थे। पर आज के जो सिनेरियो है उसमें ये कर पाना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि रेत तो है नहीं, जिसके कारण उसका सफाई नहीं हो पाएगा, और जो बैराज बना हुआ है वो सीधे सीवरेज के पानी को ही इकट्ठा कर रहा है। अब आप जैसे कह रहे हैं कि वहाँ भैंसाझार में पानी को रोक दिया गया है, जिसके कारण इधर पानी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, उसके कारण पानी नहीं है, परंतु उसके पश्चात भी पानी होने का कारण ये था कि बहुत सारे तालाब नदी के किनारे, मेरे ख्याल से सैकड़ों तालाब हुआ करते थे, जो आज के डेट में पाट दिए गए हैं, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की तरह काम करते थे, जो वर्षा ऋतु में जो पानी आती थी उसको रजिस्ट करते थे, और ढेरों तालाब, कुएं जो थे वो होते थे। आज के डेट में आप देखेंगे कि हर घर में बोर है, पानी अंदर जाने की व्यवस्था नहीं है, पानी को बाहर निकालने के हजारों व्यवस्थाएं हैं, तो पानी एक जगह से अंदर जा नहीं रहा है। निगम में एक प्रावधान है कि आप जब घर को बनाएंगे तो आपके घर में एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए, परंतु मैं बोलता हूँ 99% घरों पे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं है। अगर 1% में है तो उसमें भी 0.9% वर्क नहीं कर रहा है। तो ऐसे में जहाँ पे पानी को ये रिचार्ज करती है अरपा मैया पूरे भूमिगत पानियों को, और इसके स्रोत भी वही तालाब, कुएं थे और पेड़ पौधे, साथ में तालाब पूरे पट गए हैं, कुओं का नामो निशान नहीं है। तो ऐसे में जल स्तर नहीं गिरेगा, अरपा मैया का स्तर नहीं गिरेगा, तो क्या होगा? ऊपर से जब हम ये जो दूषित पानी को यहाँ पे इकट्ठा करके रखे हैं, तो ये भूमिगत पानी को जब बरसात होगी तो ये पानी नीचे जाएगा। इसके साथ साथ इनके जो बैक्टीरिया, कीटाणु जो सूक्ष्म है, वो भी उसी पानी के थ्रू सारे बोर में जाएंगे, और वो घर घर में बीमारी परोसी जाएगी। जी बिल्कुल, घर घर में बीमारी इसलिए परोसी जाएगी या पहुंच जाएगी क्योंकि यहाँ से जो गंदा पानी है वो घरों तक जाएगा। पहले इस पे पानी था नदी में, अब पानी बिल्कुल नहीं है और गंदगी पसरी रहती है। ये कहा जा रहा है कि जो घरों से निकलता सीवरेज का पानी है वो यहाँ पहुँचता है, जिसकी वजह से ये गंदा है। कुछ सफाई अभियान दिखाई देता है इसको लेकर के? सफाई अभियान तो नहीं दिख रहा सर, वो तो अप्रैल मई के 5-10 मई तक ही ये चला जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ जब ये खरपतवार चला जाए, ये पूरा नष्ट हो जाए, तो गर्मी में बांध का पानी छोड़ दिया जाए। इससे क्या पानी भी रहेगा इसमें, तो गर्मी भी कम रहेगी और थोड़ा सा अच्छा भी रहेगा, ठंडा ठंडा भी रहेगा, मज़ा आएगा। आप लोग काम करने के दौरान यहाँ पर आकर कुछ, मैं बहुत लोगों को देख रहा हूँ यहाँ पर बैठे हैं और कुछ लोग आराम भी कर रहे हैं। आप भी इसी तरह सुस्ताने पहुँचते हैं? और क्या यहाँ ठंडक रहती है अरपा नदी के आसपास? हाँ, पेड़ है तो थोड़ा छाया है सर, तो थोड़ा तो रहेगा ही। इसको बचाने की कोशिश हो रही है प्रशासन द्वारा? ये पेड़ पौधे जो हैं और यहाँ जो ठंडकता थी रेत के आसपास, नदी के आसपास, उसको बचाने की कोशिश कुछ दिखाई देती है? करना चाहिए, शासन को पेड़ वेड़ लगाना चाहिए, उसकी बाकायदा रखना, गार्ड करना चाहिए, जैसे गार्डिंग करते हैं, तो अच्छा रहेगा। तो हरियाली तो मिलेगी, ऑक्सीजन भी मिलेगा लोगों को। बिल्कुल, नदी के आसपास सुबह के वक्त में और शाम के वक्त में लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, और माहौल चूँकि ठंडा रहता है इस वजह से लोग आते थे। कई लोग इसलिए भी आते थे कि यहाँ
शुद्ध हवा मिल जाएगी, लेकिन वो सब अब रहा नहीं। क्यों ऐसा हो रहा है और इस पर ध्यान क्यों नहीं देता प्रशासन? सबसे पहले तो ये है कि अगर मान लो हम किसी भी रमणीक स्थान में जाते हैं तो वहाँ दो चीज़ मेन रहता है, एक पानी का सोर्स और दूसरा है पेड़ और पौधे। पहले क्या होता था हमारे पुराने ज़माने में, जब भी कोई भी नाला नदी जो चलते थे उनके किनारे में आप देखिएगा कि जो कौवे का पेड़ होता था, जामुन का पेड़ होता था, ये सब क्या है, वाटर प्यूरीफायर है। यानी इसकी जड़ से जब पानी गुजरता था तो ऑटोमेटिक जो पानी है वो प्योर हो जाता था। जो आज हम लोग पानी के लिए मतलब कि हम लोग प्यूरीफायर पानी पी रहे हैं वो नुकसानदायक है। पहले क्या होता था कि हम लोग कुएं का पानी पीते थे, वो पानी शुद्ध होता था, जो मतलब कि अल्कलाइन जो वाटर होती। अभी जो बीमारी का मेन जो रीज़न है, हम लोग जो पानी पी रहे हैं अल्कलाइन पानी नहीं पी रहे हैं, मतलब कि अभी एसिडिक पानी पी रहे हैं। एसिडिक पानी पीने से जो है बहुत सारी बीमारी जो है अभी हो रहा है, जो वर्तमान में बहुत ही भयावह है। तो हमारे जो अर्पा अर्पण है उसको अगर हमको, जब तक कि हम इस पानी को शुद्ध नहीं करेंगे, तो पानी शुद्ध करने का एक ही तरीका है कि जो पानी का जो बहाव है, जो मतलब उसको शुद्ध किया जाए। तो उसको शुद्ध करने का एक ही तरीका है कि हम लोग पानी जो अर्पा के किनारे किनारे में जो नेचुरल पौधा है, जैसे कौवे का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, हमारे जो नेचुरल पेड़ होते थे वो हमको किनारे में लगाना पड़ेगा। उससे क्या होगा कि पर्यावरण शुद्धिकरण होगी, पानी शुद्धिकरण होगी। तो जो यहाँ पे जो ठंडकता जो होती थी, जो बैठने में हमको अच्छा लगता था, वो सब फिर पुनः वापस आ जाएगी। ये जो बिलासपुर का टेम्परेचर बढ़ रहा है लगातार, उसकी भी एक वजह है क्या कि नदी में पानी नहीं है और रेत जब गर्म होती है उसके कारण से टेम्परेचर कुछ बढ़ता है? जी, निश्चित तौर पे ये इसका 100% कारण है कि हमारे कोई भी शहर का जो टेम्परेचर है वो जल पे आधारित होता है। जब भी सूर्य की किरण पड़ती है जल में तो वो वहाँ पे मतलब कि वाष्पीकरण होता है और वहाँ पे जो गर्मी होती है उसको वो कम करता है। और दूसरा रीज़न है पेड़ पौधे कम होना। आप पहले इस देखे होंगे कि आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधे थे, जो अभी शहरीकरण होने के कारण, कंक्रीटीकरण होने के कारण वहाँ पे कि जल का स्तर एक तो नीचे जा नहीं रहा है, दूसरी बात ये पानी यहाँ पे रुक नहीं रही है, तो वहाँ पे क्या है, टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। इसका मेन रीज़न है कि मतलब कि यहाँ पानी ना होना और पौधे का कमी होना। तो इसलिए हमको अगर टेम्परेचर कम करना है तो सबसे पहले तो अरपा का रेत जो खनन है उसको रोकना पड़ेगा, ताकि पानी वहाँ पे हमारा रिसाव हो। दूसरी, पानी अगर हम उधर जो बांध में रखे हैं उसको थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पे पानी का जो है लेवल जो है बराबर होना चाहिए और शुद्ध रहना चाहिए। पौधे भी यहाँ पे अधिक मात्रा में लगेंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर स्वाभाविक है यहाँ कम हो जाएगा। सरकारें ये कहती है कि करोड़ों का प्रोजेक्ट है और करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है। जब भी सरकार बदलती है, नई सरकार आती है, हर बार ये कहा जाता है कि अरपर के लिए हमारे पास नया प्लान है। क्या नया प्लान दिखाई दे रहा है? प्लान का तो पता नहीं, पर मैं इतना जानता हूँ कि विगत 2-3 जो चुनाव हो गए उसमें अरपा मैया मुद्दा जरूर होती है। चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा होता है और इस पे ही पूरा चुनावी खेल खेला जाता है। पर दुखद बात यह है कि बेचारी ये हमेशा, जैसे बिलासपुर वासी ठगे जाते हैं जनता, वैसे ये भी ठगी जाती है। और एक निवेदन करूंगा गवई भाई कि अगर हम माँ बोलते हैं, जगत जननी माँ है, हमारी जीवनदायिनी माँ बोलते हैं अरपा मैया को, तो अगर माँ की स्थिति नाजुक हो, उसको तबीयत खराब हो, बीमार पड़ी हो, तो उसको हमको पूजा पाठ ना करके उसका हमको इलाज करवाना चाहिए। तो महाआरती हम लोगों ने आरंभ की थी अरपा अर्पण महाअभियान ने, कि एक आस्था के रूप में कम से कम लोग जुड़े। तो ये एक फैशन के रूप में आ गया है। आज आप देखेंगे जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ हम लोग 4-5 मिल के 10-12 साल पहले अरपा मैया की आरती नवरात्र के प्रथम दिवस पे किया कि लोगों का जुड़ाव हो, पर वो एक फैशन बन गया है। मेरा उन लोग से कोई वो नहीं है। मैं चाहता हूँ कि रोज अरपा मैया की महाआरती हो, पर ग्राउंड लेवल पे जाके पेड़ पौधे लगाएं, साफ सफाई करें। क्योंकि ये, जैसे आपने एक क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा लगा मुझे कि ये सिर्फ शासन प्रशासन और नेताओं की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर एक व्यक्ति का है। जो अरपा मैया का जल पीता है उसका कर्तव्य बनता है, उसका दायित्व होता है कि वो अरपा मैया को स्वच्छ रखे, उसके तटों पे कोई पौधारोपण करे, और अगर कोई गलत काम कर रहा है उसको टोकना भी बहुत बड़ा काम है कि भैया इसमें पॉलीथीन ना डालें। अब मैं आपसे एक बात बताऊंगा कि हम लोगों ने बोर्ड लगा रखा है कि कृपया फूल माला इसमें ना डालें, तो उसको सनातन से जोड़ के हमको उसको देखा जाता है। आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि छठ घाट में जैसे पूजा होती है, तो हमने लोगों को बताया कि आप जिस पानी से आचमन कर रहे हैं और जो भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे हैं, जो पानी, वो शुद्ध पानी नहीं है,
वो आपके सीवरेज का ही पानी है जिसमें मल मूत्र है। तो आप ये गलत बात है। आप जैसे ही छठ पूजा होने वाली होगी पूरा छठ घाट साफ हो जाएगा, उसमें मतलब जलकुंभी साफ होगा, पानी तो सीवरेज का ही है, उसमें पूजा पाठ होगा, लेकिन उसके बाद फिर जलकुंभी आप अभी जा करके देख लीजिए, अभी त्वरित में पूरे जलकुंभी आ गए। तो अर्पा मैया को तब आप तभी पूछते हो जब आपको पूजा पाठ करना है, जब आपको अपना शौर्य दिखाना है, अपना आपको वैभव बताना है, या फिर आपका चुनावी मुद्दा है, उसके बाद अर्पा मैया को कोई नहीं पूछता। तो मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप रोज़ पूजा करें, रोज़ सारी चीज़ें करें, पर अर्पा मैया को स्वच्छ रखने के लिए उनमें फूल माला भी ना डालें, क्योंकि अब इसमें जो डाल रहे हैं वो भी मलमूत्र में ही डाल रहे हैं, क्योंकि ये नाला बन चुका है। तो सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि अर्पा मैया को वो स्वच्छ रखें, रोज़ महाआरती करें, एक पेड़ पौधा लगा दे, पीपल बरगद जो भी आपको लगे उसकी जिम्मेदारी ले लें। बिलासपुर में 24 लाख लोग रहते हैं पूरे ज़िले में, 24 लाख लोग अगर एक एक पौधा लगा देंगे अर्पा मैया के तट पे, मैं बोलता हूँ 24 लाख पौधे एक साल में बड़े हो जाएंगे। दूसरी बात, सब अपनी जवाबदारी समझे कि रेत उत्खनन नहीं होना है। अगर कहीं रेत उत्खनन हो रहा है तो बाकायदा वो पुलिस कंट्रोल रूम पे बताए कि भैया यहाँ रेत उत्खनन हो रहा है, मैं खड़ा हूँ, आप यहाँ पे कार्रवाई करें। कोई माई का लाल नहीं है जो यहाँ पे एक रेत का एक कण भी निकाल ले। तो इस तरह से हमको अपनी जवाबदारी लेनी पड़ेगी। ये हमारी माँ है, अगर माँ समझते हैं, आदि शक्ति समझ के इसकी पूजा करते हैं, तो सबको सामने आना पड़ेगा और जिस तरह से अपनी माँ की रक्षा करते हैं, सेवा करते हैं, वो करना पड़ेगा लोगों को। बिल्कुल, जो प्रशासनिक जिम्मेदारी के अलावा बिलासपुर के लोगों को जिम्मेदारी लेनी होगी कि अर्पा मैया को बचाना है, और अर्पा को यदि बचाएंगे तो आपका जीवन बचेगा, क्योंकि नदियों के सहारे ही आपको पानी मिलने वाला है और पानी की कमी होने वाली है। तो पानी बचाना बहुत ज़रूरी है। प्रशासन के साथ ही लोगों को आना पड़ेगा अर्पा को बचाने के लिए, ताकि इसको मूल रूप में जैसी अर्पा थी वैसा रखा जा सके। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गवई, न्यूज़ 24 बिलासपुर।